हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस सारी क्लासेस ली होंगी। नहीं लिया है तो बेटा प्लीज जल्दी से लगानी शुरू कर दो। बिजनेस स्टडीज मेरे साथ साथ खत्म कर लीजिए। आज जो मैं आपके साथ चैप्टर शुरू कर रहा हूं उस चैप्टर का नाम है बच्चे डायरेक्टिंग। बड़ा चैप्टर है, शायद मैं वीडियो को 2 पार्ट में डालूंगा। आइए शुरू करते हैं डायरेक्टिंग। देखिए, डायरेक्टिंग से पहले वाला कौन सा चैप्टर था? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफ रखना। अब हमने स्टाफ रख लिया है, पिछले चैप्टर तक हमने अपने कंपनी में बहुत सारा स्टाफ बुला के रख लिया है। तो क्या रखे रहे क्या उनको? नहीं सर, अब उनसे काम करवाने की बारी आ रही है। यानी कि अब हमें उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि ऐसे करो वैसे करो। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जी, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, यानी उनको इंस्ट्रक्शन देना। सेकंड, उनको गाइडेंस देना। उन्हें उनकी काउंसलिंग करना, यानी उन्हें समझाना। उन्हें मोटिवेट करना। हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है कुछ करने के लिए। जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए पीछे एक मोटिवेशन वर्क कर रही है कि हमारे को भैया हमारे एग्जाम आ रहे हैं, नहीं पढ़ लो पढ़ लो। हर किसी को मोटिवेशन चाहिए, ऐसे ही हम उनको भी मोटिवेट करेंगे और उनको लीड करेंगे। लीड का मतलब क्या होता है? लीडरशिप। आप कभी पिकनिक पे गए होगे तो आपके लिए आपकी एक टीचर चलती है जो आपको बताती है बेटा इधर रहो, लाइन में रहो, कोई बच्चा आगे पीछे ना भागे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, पहले हम यहाँ चलेंगे पहले हम वहां चलेंगे, यानी लीडरशिप करना। जैसे आप देखते होगे जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके जो कप्तान साहब होते हैं वो पूरी की पूरी टीम को लीड करते हैं। एक अच्छा लीडर ही जीत दिलवा सकता है। अगर लीडर बेकार होगा, उसे पता ही नहीं है कैसे लीड करना है अपनी टीम को, कैसे संभाल के चलना है, तो टीम कभी भी वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी जो वो दे सकती है। तो दैट इज डायरेक्टिंग। एक बार डायरेक्टिंग की डेफिनेशन आप भी देख लीजिए। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्टिंग करते वक्त हम क्या क्या चीजें करते हैं। नंबर 1 इज सुपरविजन। सुपरविजन यानी सुपरवाइज करना, देखना, नजर बना के रखना, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। दूसरा है मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करना। जैसे आपके पापा आपको, मम्मी आपको मोटिवेट करते हैं कि बेटा अगर देख 12वीं में तेरे इतने अच्छे नंबर आ गए, हम तेरे को आईफोन दिला देंगे, तो मोटिवेशन देना। उसके बाद आपको लीडरशिप इसके अंदर मिलेगी और एक मिलेगा बेटा कम्युनिकेशन। और आगे पूरे चैप्टर में हम इन्हीं की डिटेल पढ़ने वाले हैं और आपका चैप्टर ऐसे करके खत्म हो जाएगा। सुपरविजन की कोई डिटेल आपके इस चैप्टर में नहीं है, तो सुपरविजन की बात बस अब हुई है, अब इसके बाद कभी नहीं होगी। अब मैं आपके साथ बात करूंगा मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन की। इस चैप्टर के फीचर और इंपॉर्टेंस हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि हम लगभग हर एक चैप्टर में ऐसे ही करते हैं। फीचर इंपॉर्टेंस बाद में करेंगे। तो मैं आपके साथ आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहा हूं, वो है मोटिवेशन। आइए मोटिवेशन पे चलते हैं सीधा। ठीक है, ये रहा मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन कोई बाहर से उसके चेहरे पे नहीं दिखता ये मोटिवेट लिखा हुआ है, ये देखो ये बंदा हमें मोटिवेट लग रहा है, बहुत स्ट्रांग लग रहा है, चेहरे पे नहीं लिखता है। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, ये आपके अंदर आती है। इंटरनल फीलिंग होती है जिसकी वजह से आप काम करने की इच्छा रखते हो। अगर मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहा तो आप कभी भी मेरी क्लास लेने नहीं आओगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। दूसरा, मोटिवेशन आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो नेचर होता है एक इंसान का, उसको गोल की तरफ मोड़ देता है ताकि कंपनी का गोल अचीव हो सके। उसे ही मोटिवेशन कहते हैं, जो कंपनी का, देखो अल्टीमेटली है क्या, 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखो इस चैप्टर में। हम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, यानी हम स्टाफ से डील कर रहे हैं, और हमारा हर किसी का एक ही पर्पस है कि कैसे भी करके कंपनी का गोल अचीव करवाना। उसके लिए हम आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपके साथ हम लीडरशिप भी करेंगे, आपको हम कम्युनिकेशन भी करेंगे आपके साथ। तो इसका मेन मोटिवेशन का पर्पस क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर है वो कैसा कर दें हम, गोल डायरेक्टेड, यानी गोल की डायरेक्शन में कर दें।
मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी पापा ये भी कह सकते हैं कि बेटे अच्छे नंबर लिया आईफोन दिलवा दूंगा, और अगर बुरे नंबर लाया तो तेरे को होटल पे काम करने के लिए छोड़ दूंगा किसी। तो कहने का मतलब क्या है, आप दोनों ही केस में कहोगे ना भैया पढ़ ले, अच्छा ही होगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो होटल जाना पड़ेगा, और पढ़ लेंगे तो आईफोन मिल जाएगा। तो दोनों ही केस में आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। उसके बाद मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आसान चीज नहीं है। हमारी क्लास में 50-100 बच्चा बैठता है एक साथ, हम बातें समझाते हैं, कई बार हम बच्चों को इमोशनल बातें करते हैं उनके साथ उनको समझाने के लिए, लेकिन क्या सभी बच्चों पे इक्वल इफेक्ट आता होगा? बिल्कुल नहीं आता सर। कोई बच्चा वाक्य में समझ जाता है, कोई बच्चा उसे मान लेता है, कोई बच्चा कहता है हाँ हाँ ठीक है तुम बोलो मैं अपना कंटिन्यू करता हूं। तो मोटिवेशन एक आसान प्रोसेस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हमें यहाँ पे ह्यूमन नेचर यानी इंसान के नेचर से डील करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव अ यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर। कोई भी मोटिवेशन लिया हो, आप समझो मेरी बात, पैसों से आप मोटिवेट होते होगे, पैसों से अंबानी मोटिवेट नहीं होगा। मान लो मैं आपको भागने के लिए बोल रहा हूं, मैं कहा इस रोड पे भागते हुए जाओ 1 लाख रुपए दूंगा, बहुत तेज तेज भागोगे, पूरी जान लगा दोगे तुम। लेकिन अंबानी को मैं कहूं भाई इस रोड पे भाग, तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, कह रहा तुम मुंह बंद रख 1 करोड़ रुपए ले ले मेरे से। मैं कहा भाई साहब इसे पैसों से नहीं मना सकते हम। समझ गए मेरी बात को? तो कहने का मतलब हर कोई एक ही टाइप की मोटिवेशन से मोटिवेट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको देखना पड़ता है इसको क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है, उसके हिसाब से आपको मोटिवेशन देना पड़ता है। तो मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो 4 पॉइंट बताए मैंने। सबसे पहला पॉइंट, मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, आपके अंदर से आती है ये। दूसरा पॉइंट, मोटिवेशन आपका बिहेवियर गोल की तरफ कर देता है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके बाद एक बंदा आया था जिसका नाम था मैस्लो। इन्होंने कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है उसके 5 स्टेप बताए थे, जिसको हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं। देखिए हायरार्की वर्ड पहले भी आया हुआ है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, देन स्टेप 4। यानी हायरार्की यानी कि स्टेप बाय स्टेप। तो इन्होंने भी कुछ स्टेप बताए हैं, 5 स्टेप बताए इन्होंने मोटिवेशन करने के लिए एम्प्लॉय को। तो आइए हम जरा वो पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। लोगों ह्यूमन की नीड पे इन्होंने अपनी रिसर्च करी। ही फेल्ट दैट विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग देयर एग्जिस्ट अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। उन्होंने देखा हर इंसान के अंदर ये 5 जरूरतें शामिल होती हैं। कौन सी 5 जरूरतें? आइए देखते हैं। सबसे पहली जरूरत, बेसिक्स फिजियोलॉजिकल नीड। इसका मतलब ये होता है, देखिए हमारी बेसिक नीड क्या होती है? हमारी बेसिक नीड होती है रोटी कपड़ा मकान। हर इंसान की होती है, कोई गलत बात तो है नहीं, रोटी कपड़ा मकान हर किसी की जरूरत होती है। तो पहले पायदान पे यहां पे आया बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। जैसे इसके अंदर हंगर, भूख, प्यास, रहने की जगह, सोने की जगह आर सम एग्जांपल ऑफ दीज नीड। अब ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे पूरी कर सकती है? देखो मैं आपको पहले नीड बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन उसे कैसे पूरी कर सकती है। तो पहले नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। एक कंपनी उसको कैसे फुलफिल कर सकती है, एम्प्लॉय की उस नीड को कैसे पूरी कर सकती है? तो भैया उसको उसकी बेसिक सैलरी टाइम पे देके। समझ गए मेरी बात को? उसकी आप सैलरी नहीं दे रहे हो तो वो रोटी कहां से खाएगा? सही बात है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आया? जब उसकी ये नीड पूरी हो जाएगी फिर वो अगली नीड पूरी करने पे जाएगा, जिसका नाम होता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड यानी अब वो थोड़ी सिक्योरिटी चाहता है। रोटी कपड़ा मकान का तो जुगाड़ हो गया, अब सेफ्टी का है कि जैसे वो अपनी लाइफ सेफ्टी चाहता है। तो कंपनी उसके लिए क्या कर सकती है? उसके लिए कंपनी उसका इंश्योरेंस करा सकती है कि अगर तेरे को कुछ हो गया तो तेरे बच्चों को पैसे मिल जाएंगे, तेरी बीवी को पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत कर। वो सेफ्टी चाहता है अपनी जॉब को लेकर के कि कंपनी मेरे को ऐसा नहीं धक्के दे के बाहर निकाल दे। तो कंपनी उसको एग्रीमेंट कर सकती है कि तेरे को हम 5 साल कहीं नहीं निकालेंगे अगर तू तमीज से काम करता रहा। अब समझो इससे होता क्या है? इससे ये होता है, मान लो आप कोई ईएमआई पे चीज लेने जा रहे हो, ईएमआई पे चीज ले रहे हो, आपके मन में एक डर बना रहता है कि यार अगर मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मुझे तुरंत दूसरी नौकरी नहीं मिली तो मैं किस्त कैसे भरूंगा? एक ये दिमाग में है भाई।
सेफ्टी फील नहीं कर रहा, तो इसके लिए कंपनी उसको कह सकती है कि टेंशन मत ले, मैं तेरे को 5-7 साल कहीं नहीं निकालूंगी अगर तू तमीज से काम करता रहा। तो दूसरी नीड उसकी ऐसे पूरी होगी। आइए पढ़े। These need provide security and protection from physical and emotional। फिजिकल यानी मैंने आपको बताया था उसके कोई चोट लग जाए, उसकी कोई डेथ हो जाए, है ना। और इमोशनल यानी कि वो इमोशनली सोच रहा है कि भैया मैं ईएमआई पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इसको अब कंपनी कैसे पूरा कर सकती है? जॉब सिक्योरिटी देके कि टेंशन मतलब 5-7 साल हम तुझे कहीं नहीं निकालेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, आपकी पेंशन प्लान क्या होता है कि तेरे रिटायरमेंट के बाद भी तेरे पास पेंशन या तेरे पास पैसे आते रहेंगे। तो ये एक सेफ्टी तो है तेरे लिए कि कल को तेरे को जब तेरी उम्र हो जाएगी बेटा, जब तू कहीं काम करने लायक नहीं रहेगा, तब भी तेरे घर पैसे आते रहेंगे। टेंशन मतलब सेफ्टी रहेगी तेरी। इसलिए तो लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं ज्यादातर। उसके बाद आता है बेटा एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स का मतलब ये होता है वो चाहता है मैं कंपनी में जब घुसूं ना तो मुझे थोड़ा सा खुशनुमा माहौल मिले। ऐसा ना हो कि यार कंपनी में घुस रहे हैं कलेशबाजी, टीम लीडर बुला रहा है, रोज गालियां दे रहा है, ऐसे नहीं। जैसे कि होता था बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं भी नौकरी के लिए गया था एक बार, अब से बहुत साल पहले। तो सच बता रहा हूं मेरा दम घुटता था वहां पे। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी थी, रोज हमसे पूछते थे बताओ भाई कोई किसी को इंश्योरेंस बेचा नहीं बेचा। अब भैया इंश्योरेंस कोई आराम से खरीदता नहीं था। आपके भी फोन पे कितने फोन आते होंगे, सर इंश्योरेंस ले लो, सर लोन ले लो, ये कर लो वो कर लो। भाई उनके जी से पूछो, जब वो कंपनी में घुसते होंगे ना उनका दम घुटता होगा कि भगवान आज फिर ये मुझे डांट लगाने वाला है टीम लीडर। तो वो चाहता है कि भैया मेरे को थोड़ा खुशनुमा माहौल भी मिले। इसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, आइए देखते हैं। These need refers to affection। affection यानी वही थोड़ा सा मतलब affection सुना है ना तुमने, love and affection। sense of belongingness, cordial relation with colleagues, मतलब कि वो चाहता है कि उसके साथ कलीग जो बैठे हुए हैं उनके साथ उसका खुशनुमा एक अच्छा रिलेशनशिप बने। एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप यानी थोड़ा दोस्ती नुमा माहौल हो। इसके लिए कंपनी क्या कर सकती है बेटा? इसके लिए कंपनी इनफॉर्मल, अब याद है ना इनफॉर्मल, आपको पढ़ा रखा है मैंने पिछले चैप्टरों में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल का मतलब यही होता है कि कंपनी के अंदर कोई भी किसी से बात कर सकता है अपने मन के अनुसार। अपना मन हल्का करना है तो अपना मन भी हल्का कर सकता है, जिससे उसको थोड़ा सा बेटर फील होगा कंपनी के अंदर। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई हमारे? जी सर जी आ गई समझ में। इसको कोई अच्छा सा रंग दे दूं मैं? चलो ये सही है, ऐसे तो नहीं है पर चलो कोई बात। उसके बाद में अगले पे चलते हैं बेटा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अब वो चाहता है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब होता है कि वो कंपनी के अंदर अपना एक ओहदा चाहता है। मतलब वो कोई मुझे ये ना कहे देख देख एम्प्लॉय जा रहा है, मेरा कुछ ओहदा होना चाहिए। जैसे मैं कंपनी का टीम लीडर हूं, मैं कंपनी का मैनेजर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, वगैरह वगैरह। एस्टीम नीड यानी वो एक स्टेटस चाहता है। These include factors such as self respect, इज्जत मांग रहा है भैया वो। ऑटोनॉमी का मतलब होता है आजादी, वो थोड़ी सी आजादी चाहता है कंपनी के अंदर। रिकॉग्निशन, वो चाहता है मुझे कुछ पहचान मिले। अटेंशन, वो लोगों की अटेंशन पाना चाहता है। जॉब टाइटल चाहता है, जैसे टीम लीडर है, डायरेक्टर है, किस जॉब पे हो आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं एस्टीम नीड। और उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसका मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉय के अंदर जो पोटेंशियल है जिसको वो अचीव कर सकता है। कोई एम्प्लॉय है वो अभी इस लेवल पे काम कर रहा है लेकिन उसका कैलिबर बहुत हाई है, वो इस लेवल के लिए नहीं बना है, वो इस लेवल के लिए बना है। तो ये कंपनी की ड्यूटी बनती है उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि वो इस लेवल पर जा सके। इसको बोलते हैं बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। समझ गए मेरी बात को? तो ये 5 नीड मैंने आपको बताई। अब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, किसी के रोटी कपड़े मकान की तो जुगाड़ हुई नहीं है और वो कह रहा है कंपनी का मुझे एमडी बनना है सीधा। ऐसे नहीं होता है भाई। 5 नीड बताई है मैस्लो साहब ने। सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद सेफ्टी नीड, उसके बाद बिलोंगिंगनेस नीड यानी खुशनुमा माहौल, उसके बाद एस्टीम नीड यानी इज्जत चाहता है वो, इज्जत। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग।
इसका मतलब होता है जो कुछ कैपेबल है कोई व्यक्ति कुछ बनने के, आप उसको वो अपॉर्चुनिटी दो। दीज नीड इंक्लूड ग्रोथ, ग्रोथ कराओ उसकी, सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुल मिला के आसान भाषा में बोलूं तो एक इंसान की जो क्षमता है अगर वो बहुत अच्छी है तो एक कंपनी की ड्यूटी बनती है कि उस क्षमता को यूज करके उस बच्चे को भी ग्रो करने का मौका दिया जाए। आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे कि आप देखते होगे, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। बीजेपी है ना, ऐसा मत समझना मैं बीजेपी का कुछ वो कर रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। बीजेपी के अंदर आपने देखा मोदी साहब पीएम बने। मोदी साहब कोई बड़े घराने से नहीं थे, उनकी क्षमता थी वो बनना। तो बीजेपी के जो हेड रहा करते थे उन दिनों, उन्होंने क्षमता को पहचाना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि नहीं बंदा, ये बंदा यार कुछ कर सकता है, इसे आगे लेके आना चाहिए। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि जो कोई कुछ बनने के काबिल हो उसको बनने का वो मौका देना कंपनी का काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल के थ्रू। अब आगे चलते हैं एजम्पशन। मैस्लो साहब ने जब अपनी ये थ्योरी दी मोटिवेशन की, तो उनकी कुछ एजम्पशन थी, कुछ मान्यता थी। पहली एजम्पशन उनका कहना था इंसानों का बिहेवियर उनकी नीड पे डिपेंड होता है। यह बिल्कुल जायज बात है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो और आपकी नीड ही पूरी नहीं हो रही है, आपका उस कंपनी के प्रति बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आपकी नीड पूरी हो रही है आपका बिहेवियर अलग हो जाएगा। आप कहीं टीचर पे जाते हो ट्रायल क्लास लेने, आपको अगर ट्रायल समझ में आ गया, यानी आपको जैसा चाहिए था टीचर वैसा मिल गया, अगर आपकी नीड पूरी हो गई तो आपका बिहेवियर अलग होगा उस टीचर के प्रति, अदरवाइज अलग होगा। तो इंसान का बिहेवियर उसकी जरूरतों पे डिपेंड करता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। जब भी उसकी नीड पूरी होगी उसके बिहेवियर पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, वो आपकी इज्जत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल नीड आर इन हायरार्कियल ऑर्डर। हायरार्कियल का मतलब पहले स्टेप 1 की पे पहले रोटी कपड़ा मकान पे आएगा, फिर वो सेफ्टी पे जाएगा, फिर वो खुशनुमा माहौल पे जाएगा, फिर वो स्टेटस चाहेगा, और लास्ट में वो ग्रोथ करना चाहेगा। तो हायरार्कियल ऑर्डर होती है स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड टू हायर लेवल नीड। स्टार्ट होगा बेसिक से और जाएगा हायर लेवल तक। उसके बाद असेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर कैन मोटिवेट अ पर्सन। बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी कोई जरूरत पूरी हो गई है तो ऐसा नहीं है आप उससे जिंदगी भर मोटिवेट ही रहोगे। एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको कोई फोन चाहिए या बाइक चाहिए, आपने उसके लिए डट के मेहनत करी, पापा ने जैसा कहा वैसा करा, और आपको वो बाइक मिल भी गई है। क्या जीवन भर अब आप कुछ नहीं मांगोगे, अब आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है? ना भैया, महीने 2 महीने 6 महीने बाद आपका उससे लगाव खत्म हो जाएगा, नया अटैचमेंट आपका शुरू हो जाएगा। तो एक सिंगल नीड अगर सेटिस्फाई आपने कर दी तो वो एक इंसान को लंबे समय तक सेटिस्फाई नहीं रख सकती। ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। अगली हायर लेवल नीड ही उसको सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद अ पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाई। कहने का मतलब है जब तक स्टेप 1 कंप्लीट नहीं होगा, नीड पूरी नहीं होगी, वो स्टेप 2 पे नहीं जाएगा। सीधी बात है। तो ये कुछ 4 एजम्पशन उन्होंने दी थी। सबसे पहली एजम्पशन कि इंसान का बिहेवियर उसकी जरूरत पे डिपेंड करता है। दूसरा, उसकी जो वो नीड पूरी करता है वो हायरार्कियल ऑर्डर में करता है। तीसरा, एक सिंगल नीड उसको लंबे समय तक मोटिवेट नहीं कर सकती। चौथा, एक अगली हायर लेवल नीड पे कोई बंदा जब ही जाता है जब उसकी लोअर लेवल नीड पूरी हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इसके क्या इंपॉर्टेंस है, या यूं कह लो पेपर में बेनिफिट पूछ ले, पेपर में नीड पूछ ले, एक ही बात होती है। आइए पढ़े। Maslow theory focus on the need as the basis for motivation. It helped manager to realize that need level of employee should be identified to provide motivation to them. कहने का मतलब यह है कि मैस्लो साहब कह रहे हैं मैनेजर को, कंपनी के हेड को, कि भैया ऐसा है, आप अपने एम्प्लॉय की जब तक जरूरतें पूरी नहीं करोगे, जब तक एम्प्लॉय आपकी भी जरूरतें कभी पूरी नहीं करेगा। ये ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके स्टेप पेपर में पूछे जाते हैं केस स्टडी की फॉर्म में। समझ गए मेरी बात को? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 चीजें बहुत जरूरत है।
उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखोगे एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो फाइनेंशियल इंसेंटिव देके यानी कि पैसे वैसे देके, और एक होता है बेटा नॉन फाइनेंशियल। अभी पढ़ाता हूं। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? पैसा। अब आप एम्प्लॉय को पैसा कैसे दे सकते हो, कैसे कैसे उस तक पैसा पहुंचाया जाता है, उससे उसके कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है? पहले चलो यहीं से शुरू कर लो। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी नाम में सब कुछ शामिल है, यानी कि प्रोडक्शन के आधार पे उसको पैसा दिया जा रहा है। जितना माल तू बना देगा उसके हिसाब से तुझे पेमेंट मिल जाएगी। तूने आज माल ज्यादा बनाया, तेरे पैसे ज्यादा बनेंगे। अगर तूने माल कम बनाया तो तेरे पैसे कम बनेंगे। तो कंपनी ये भी पेमेंट करती है एम्प्लॉइज को। अब ये जाता दिहाड़ी मजदूर वाली बातें हैं। उसके बाद बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस होता है जो सैलरी से अलग एक्स्ट्रा दिया जाता है, जैसे दिवाली का बोनस हो गया, है ना, जैसे होली का बोनस हो गया, ओवर एंड अबव द सैलरी। पढ़ो, बोनस इन्वॉल्व ऑफरिंग द अमाउंट ऑफ फंड ओवर एंड अबव द वेजेस एंड सैलरी टू एम्प्लॉय। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट में से हिस्सा देना। सर ये कैसे हो सकता है? देखो, जैसे कंपनी कह रही है एम्प्लॉय दिल लगा के काम करो, दिल लगा के। अगर कंपनी ने मान लो 5 करोड़ रुपए कमा लिए इस साल, तो उसमें से हम आपको हिस्सा देंगे, प्रॉफिट में से आपको भी हिस्सा देंगे। सैलरी वैलरी तो है ही अलग, वो तो अलग है। प्रॉफिट में से भागीदारी बनाएंगे हम तुम्हारे को। एम्प्लॉय का बहुत बढ़िया। तो पढ़ते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग अ शेयर इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में से एक हिस्सा प्रोवाइड करना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को प्रॉफिट में से भी हिस्सेदारी देना, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कोऑपरेशन, को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। ये क्या होता है बेटा? कंपनी ना अपने शेयर्स दे रही है एम्प्लॉयज को। शेयर्स, शेयर्स समझते हो ना, अकाउंटेंसी में भी पढ़ा था आपने। कंपनी अपने शेयर्स दे रही है एम्प्लॉय को सस्ते दामों पे। यानी मान लो वही शेयर बाजार में तो बिक रहा है 1000 रुपए का, लेकिन कंपनी कह रही है अपने एम्प्लॉय को कि अगर तूने मेरे यहाँ पे लगातार मन लगा के 3 साल काम कर लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 साल काम कर लिया, तो तेरे को मैं अपने ये शेयर जो बाजार में 1000 रुपए का एक है, मैं तुझे 50 रुपए का दे दूंगी। और बोल, इसको बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन। आइए पढ़े। स्टॉक ऑप्शन इज एन इंसेंटिव अंडर विच द एम्प्लॉय आर ऑफर्ड कंपनी शेयर। कंपनी के शेयर उसको ऑफर करे जाते हैं एट अ सेट प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस, जो कि मार्केट प्राइस से सस्ते दामों पे आपको दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है सर जी, आगे चलते हैं। आगे है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट के बाद आपके घर पे पेंशन पहुंचती रहेगी। आपने सुना ही होगा पेंशन वगैरह आ रही है ना। तो रिटायरमेंट बेनिफिट इंक्लूड सच एज प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी, ठीक है, दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय आफ्टर देयर रिटायरमेंट। उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी उनके घर पैसा पहुंचता रहता है। नेक्स्ट, परक्यूसिट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा याद ज्यादा रखिएगा। परक्यूसाइट्स इंक्लूड इंसेंटिव सच एज कार अलाउंस। आपको हमने आपको कह दिया कि भैया आप बड़े बड़े ओहदे पे हो, हमने कहा देख भाई तेरा आने जाने का किराया कंपनी देगी, कार अलाउंस, ठीक है। हाउसिंग, तू रेंट पे रहता है मान ले, तेरे घर का रेंट हम भरेंगे। मेडिकल एड, अगर तेरे घर में कोई बीमार हो गया उसका बिल हम भरेंगे। एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। कई कंपनी में आपको बता रहा हूं बेटा, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ऐसे एम्प्लॉय हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा तक कंपनी उठाती है। वो ऑब्वियस ही बात है, वो एम्प्लॉय भी कुछ अपने आप में चीज होगा, ऐसे थोड़ी जैसे सीए वगैरह होगा लाइक दैट। क्योंकि मेरे पास भी कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते थे जो अपने, जिनके माता पिता कहते थे सर आप स्लिप का मेरे को काट के दे दो, और हम स्लिप तो देते हैं पर वो कि सर साफ साफ लिख देना उस पे, क्योंकि ये हम स्लिप ना अपनी कंपनी में लगाएंगे और इसके बदले हमें पैसे मिल जाएंगे। यानी उनकी कंपनी उनके बच्चों की फीस का खर्चा तक उठा रही है, विच आर ऑफर्ड ओवर एंड अबव द सैलरी। सैलरी से अलग है ये तो, बहुत बढ़िया। उसके बाद पे एंड अलाउंस, ये है आपकी मेन सैलरी, ठीक है। पे एंड अलाउंस में सैलरी आती है। डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता।
कि जैसे महंगाई बढ़ रही है तो पहले आपकी सैलरी 50,000 थी, अब महंगाई को देखते हुए 60,000 कर दी गई है। ठीक है, सैलरी इज द बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो हमने 7 पॉइंट पढ़े, सातों में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं कंपनी पैसों से एम्प्लॉय की मदद कर रही है। ठीक है बेटा, ये परक्विजिट्स अच्छे से याद रखना। बच्चों की फीस हो गई, मेडिकल का खर्चा हो गया, हाउस का खर्चा हो गया, कार अलाउंस हो गया, ऐसी कुछ बात कर दे तो समझ लेना परक्विजिट्स इसके अंदर लग रहा है। अब आगे चलते हैं बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पे, जहां पे कंपनी आपको डायरेक्टली आपके हाथ में पैसे नहीं दे रही ना, आपको किसी और तरीके से मोटिवेट कर रही है। पहले तो पैसों से मोटिवेट करा था, अब बिना पैसों के मोटिवेट कर रही है। तो आइए जरा सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या। अरे ले, पहले नंबर पे ही इंपॉर्टेंट आ गया, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, देखो अभी तो आप इन चीजों को इतना फील नहीं कर पाओगे। होता क्या है, जब आप कल को जॉब ढूंढने जाएंगे, जब आपकी कहीं कल नौकरी लगेगी, तो आपके पास मान लो 3 ऑप्शन है, 3 कंपनियों से आए हैं। आप हमेशा क्या चूज करोगे, आप देखोगे जहां पर आपको काम ज्यादा अच्छा सिखाएंगे, आपको जहां पे एक्सपीरियंस अच्छा मिले। क्यों, बात को समझो, क्योंकि बेटा जितना वैरायटी ऑफ स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगी, आप जब कल दूसरी नौकरी पे जाओगे तो आपकी सैलरी भी आपको बढ़ के मिलेगी, आपके अंदर वैरायटी ऑफ स्किल्स आएगी, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है उन्नति अलग होगी। ऐसे ये जैसे ऐसे ये मान लो आपको सिर्फ स्कूटी चलानी आती है, अब इमरजेंसी में बाइक चलानी पड़ गई तो नहीं आती, गाड़ी चलानी पड़ गई तो नहीं आती। तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है हम आपको वैरायटी ऑफ स्किल्स सिखा रहे हैं ताकि आपके ये काम आ सके। आइए पढ़े, जॉब एनरिचमेंट क्या होता है। जॉब एनरिचमेंट मींस डिजाइनिंग जॉब, इस तरीके से आपकी जॉब डिजाइन करेंगे दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क, जिसके अंदर हम आपको वैरायटी ऑफ वर्क सिखाएंगे, अलग अलग तरीके के काम सिखाएंगे। रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ऑब्वियस सी बात है ये हम हर किसी के साथ नहीं करेंगे, उसी के साथ करेंगे जिसके अंदर नॉलेज अच्छी होगी। गिव वर्कर मोर ऑटोनॉमी, आपको आजादी देंगे, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है जिम्मेदारी भी बढ़ाएंगे आपकी, एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, और आपको पर्सनल ग्रोथ करने की भी अपॉर्चुनिटी देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब एनरिचमेंट। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले आपको हम वैरायटी ऑफ वर्क सिखाएंगे, अलग अलग प्रकार की आपके अंदर स्किल्स डालेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप कल को ग्रोथ कर सके, पर्सनल ग्रोथ हो सके आपकी, आप ज्यादा कमा सको, है ना, आपको ज्यादा आजादी मिलेगी। इफ जॉब्स आर एनरिच्ड एंड मेड मोर इंटरेस्टिंग, द जॉब इटसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द इंडिविजुअल। अगर काम ही आप वैरायटी सिखा दोगे तो एम्प्लॉय कभी बोर ही नहीं होगा, एक ही काम नहीं करना उसको, वैरायटी ऑफ वर्क सिखा रहे हैं तो वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगा अपने काम को लेके, वो कहेगा वाह यार मजा आ रहा, मजा आ रहा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। बेटा रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है, पहचान। इट मींस एक्नॉलेजिंग एंड एप्रिशिएटिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अगर आपने कुछ अच्छा करा है, एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा करा है, तो वो चाहता है मुझे कंपनी में एप्रिसिएशन मिले, यानी मेरी तारीफ हो, मुझे 4 लोगों के बीच बुलाया जाए, मुझे माला पहनाई जाए, समझ गए, मुझे पुरस्कार दिया जाए ताकि मेरी इज्जत बढ़े। रिकॉग्निशन, पहचान बनाना चाहता है, तो इससे मोटिवेशन होती है भाई। जैसे क्लास में कई बार बच्चे कुछ जवाब सही दे देते हैं तो हम क्लास में उस बच्चे के लिए क्लैपिंग करवाते हैं, बेटा क्लैपिंग करो, उससे उसको इज्जत मिलती है, उसकी पहचान बनती है क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, इट मींस acknowledging and appreciating the work performed by the employee to motivate them to perform at higher level, ताकि आप हायर लेवल पे और ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर सके। एग्जाम्पल क्या है, रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन, अगर एम्प्लॉय ने कोई अच्छा सजेशन दिया है तो उसको रिवॉर्ड, उसका इनाम देना, कॉन्ग्रेचुलेशन देना, उसको अवार्ड देना फॉर गुड परफॉर्मेंस, समझ गए। डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड पे उसका नाम चिपका देना, इन द कंपनी न्यूज लेटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब किसी तरीके से जिससे भी उसको एक पहचान दिला सको, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है बेटा,
एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। बेटा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी कोई डिसीजन ले रही है तो हम एम्प्लॉय को भी बुला रहे हैं, मगर भाई तुम भी पार्टिसिपेट करो, तो उससे एम्प्लॉय को अंदर से महसूस होगा अरे यार हमारी मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है कंपनी की नजर में, कंपनी डिसीजन ले रही है, हमारे को भी पूछ रही है कि करें या ना करें, तो उसको इज्जत महसूस होगी, मोटिवेट होगा कंपनी के प्रति, पॉजिटिव वाइब्स आएगी उसके अंदर। इट मींस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग इश्यूज रिलेटेड टू देम, जो भी उनसे रिलेटेड, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो हम एम्प्लॉय को बुलाएंगे, आओ भाई तुम भी पार्टिसिपेट करो कि हम ऐसा चाह रहे हैं आपके लिए, हम ऐसा कर लें। जैसे मान लो हम कोई पार्टी रख रहे हैं बच्चों के लिए, तो हमने बच्चों को भी बुलाया, बच्चों बताओ कैसे कैसे करना बताओ, तो बच्चों को कहीं ना कहीं अरे वाह यार ये वाले सर तो यार पूछते भी हमसे, थोड़ा बच्चे को यही सब तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, वर्क कमेटी, कैंटीन कमेटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम्प्लॉय के लिए हमने कैंटीन वैंटीन खुलवा रखी है, तो हमने उनसे सजेशन मांगा कि कैंटीन में और अच्छा क्या करना चाहिए, कौन सा फूड आइटम इंक्लूड करना चाहिए, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। आपको लगेगा इससे क्या हो जाएगा, बेटा इससे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है इससे। जब आप किसी को पार्टिसिपेशन में शामिल करते हो, इससे अंदर से उसके पॉजिटिविटी आती है, वो मोटिवेट होता है कंपनी के प्रति। उसके बाद एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट यानी उसकी पावर बढ़ाना। इट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबॉर्डिनेट टू मेक देम फील दैट देयर जॉब आर इंपॉर्टेंट। उसको और ज्यादा आजादी और ज्यादा पावर उसकी बढ़ा देना, उसको और ज्यादा अथॉरिटी दे देना, ताकि उसको ये महसूस हो सके कि उसकी जॉब भी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी इसमें भी तो यही बात बोली थी। नहीं बेटा, जॉब एनरिचमेंट का मेन, मैं आपको बात बता देता हूं, जॉब एनरिचमेंट का मेन सवाल इस तरीके से आता है कि हमने आपके लिए वैरायटी ऑफ स्किल्स के क्वेश्चंस, वो वैरायटी ऑफ स्किल्स की काम तैयार करा है कि आपको हम ये भी सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे। अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो समझ लेना बेटा जॉब एनरिचमेंट है, और जॉब एनरिचमेंट सबसे ज्यादा पूछा गया है, याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं। जॉब सिक्योरिटी नाम से समझ आ रहा है कि 5 साल हम तेरे को कहीं नहीं भगाएंगे, चिंता मत कर, तो ये भी तो एम्प्लॉय को मोटिवेट ही करती, क्या है यार बढ़िया यार इस कंपनी में तो सिक्योरिटी है जॉब को लेकर के। अब वो बंदा कोई भी चीज ईएमआई पे लेने से डरेगा नहीं, वो कहेगा कि 5 साल तो मैं सेफ हूँ, कंपनी से पैसा आता रहेगा, मैं अगर तमीज से काम करता रहा तो मेरे घर पैसा भी आता रहेगा, ईएमआई पे मैं चीज ले लेता हूँ। तो ऐसी कंपनी के प्रति वो थोड़ा लॉयल ज्यादा हो जाता है, जॉब सिक्योरिटी। उसके बाद कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, हम उसको करियर को पुश करने के लिए उसको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम उसको कह रहे हैं भाई देख तू बंदा हमारा बढ़िया है, तू ग्रेट है, बहुत बढ़िया बंदा है, चल तेरे को हम कनाडा भेज रहे हैं अपनी दूसरी ब्रांच में, तो तू दिल्ली में था, अब तुझे हम कनाडा भेज रहे हैं, तेरे करियर को भी पुश मिलेगा और तेरे अंदर वो कैलिबर भी है। इससे होगा क्या, इससे वो मोटिवेट होगा, वाह यार कंपनी मेरे लिए कितना कुछ सोच रही है, मेरे करियर को एडवांस करने के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, दैट इज कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, या उसको आप प्रमोशन भी बोल सकते हो। प्रमोट कर दिया या आपका ओहदा बढ़ा दिया, पहले आप इस ओहदे पे थे अब आपको इस ओहदे पे ला दिया, दैट इज प्रमोशन। उसके बाद स्टेटस है, स्टेटस में वही मैंने आपको बताया, बस इतना बहुत है, आप स्टेटस तक पढ़ लो बहुत है, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है बेटा, तो हमने मोटिवेशन में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा, इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैस्लो साहब की वो 5 जरूरत है, बेसिक नीड, उसके बाद सेफ्टी नीड, उसके बाद सेल्फ बिलोंगिंगनेस यानी खुशनुमा माहौल, उसके बाद एस्टीम नीड्स यानी कि वो चाहता है मेरे को कोई इज्जत हो कंपनी में, स्टेटस हो मेरा, टीम लीडर के नाम से जाना जाऊं, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जिसके अंदर हम उसको ग्रोथ करने के बहुत ज्यादा चांसेस देते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, फाइनेंशियल में मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए हैं और ऐसी नॉन फाइनेंशियल में मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए हैं। नॉन फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब एनरिचमेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना, केस स्टडी अटक जाती है अक्सर, इस मोटिवेशन वाले टॉपिक में से केस स्टडी अटकती है, मैंने देखा है अक्सर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, अगला टॉपिक क्या हमारे सामने, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडरशिप का सिंपल सा मतलब है लीड करना।
लीडरशिप इज एन आर्ट, ये कला है और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। जैसे कि आप किसी भी लीडर को ले लो, लेट्स से मोदी जी को ले लो, वो लीड ही तो कर रहे हैं पूरी बीजेपी को। अगर एक लीडर अच्छा होता है तो पूरी पार्टी बढ़िया चलती है। इधर आप कांग्रेस में चले जाओ, राहुल गांधी को ले लो, वो एक अच्छे लीडर नहीं बन पाए, इसलिए उनकी पार्टी में कोई रहना नहीं चाहता है, इसलिए उनकी पार्टी बार बार हार रही है। कल को अगर उन्होंने इंप्रूवमेंट आ गई तो उनकी पार्टी भी जीतनी शुरू कर देगी। बेटा, लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे स्ट्राइव विलिंगली, ताकि वो अपनी इच्छा से इस तरीके से उनको लीड करो, वो ऐसे नहीं गधों की तरह नहीं कि लाठी मारी जब ही चल रहा है, उनको इस तरीके से लीड करो, मोटिवेट करो, वो अपनी इच्छा से विलिंगली, अपनी इच्छा से मूव करे एंड एंथुसियास्टिकली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, यानी पूरी जान हिम्मत मन से आगे बढ़ सके, इस तरीके से अपनी टीम को आप लीड करिए। अब लीडरशिप के फीचर क्या है? लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर प्रोसेस कॉन्टिन्यूस ही है। आप पूरी बीएसटी की कोई सा भी चैप्टर उठा लो, हर कहीं ये लिखा हुआ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है। लीडरशिप ऐसा थोड़ी है मोदी जी ने 1 साल कर ली बस अब जरूरत नहीं है भैया, पूरे जिंदगी भर उनको लीड करना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट इंडिकेट एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप ये दर्शाती है क्या आप दूसरों पे अपना प्रभाव डाल पा रहे हो, उसी को एक अच्छा लीडर बोलते हैं। अगर कोई लीडर अपना प्रभाव दूसरों पे नहीं डाल पा रहा, उनकी कोई बात नहीं मान रहा, तो आप एक अच्छे लीडर भी नहीं हो, आपकी ज्यादा लंबे टाइम चलने वाली नहीं है। लीडरशिप क्या कोशिश करता है? इट ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरों के बिहेवियर में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी जाती है, उनका बिहेवियर उस तरीके से ढालने की कोशिश करी जाती है जिस तरीके का हमें चाहिए। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसका भी पर्पस यही होता है कंपनी का गोल अचीव हो सके, ये तो हर कहीं होता है, मोटिवेशन का भी यही पर्पस था। इट इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर, ये दर्शाता है कि लीडर में और उसके जो फॉलोअर हैं, जो उसे फॉलो कर रहे हैं, उन दोनों के बीच कैसा रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। क्या वो फॉलोअर अपने लीडर की इज्जत कर रहे हैं? क्या वो फॉलोअर अपने लीडर की बात मान रहे हैं? क्या ये लीडर उनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा है? ये उनके आपस में रिलेशनशिप को दर्शाता है लीडरशिप। अगर अच्छी लीडरशिप चल रही है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो यानी आप दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा चल रहा है। आगे चलते हैं। लीडरशिप स्टाइल इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके की लीडरशिप स्टाइल होती है, एक होती है ऑटोक्रेटिक, एक होती है बेटा डेमोक्रेटिक और एक होती है बेटा फ्री रेंज। ये क्या होता है बेटा? सुनो, ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक होता है वन वे कम्युनिकेशन। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आप बस इस एरो पे ध्यान दो, ये एरो से आपको सब समझ में आएगा। एरो क्या जा रहा है? ए से बता रहा है बी, सी और डी को कि क्या करना है, उनसे परामर्श नहीं मांग रहा है। हिटलर टाइप होता है ये ऑटोक्रेटिक। समझ गए सर जी? ये वाला स्टाइल हम कब अपनाते हैं बेटा? ये जब अपनाते हैं जब ए के ऊपर भी प्रेशर हो। मान लो कंपनी के मालिक ने, ए मैनेजर है, कंपनी के मालिक ने ए को कह दिया, हाँ भाई आज शाम तक माल तैयार चाहिए मुझे, वरना मेरा क्लाइंट छूट जाएगा और तेरी नौकरी छूट जाएगी, ये ध्यान रखियो। अब क्या ए पूछेगा बी, सी और डी से, लेबर है, इनसे पूछेगा कि आज करें या कल करें? कहेगा करो, मुझे नहीं पता, करके दो काम। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कई बार अपनानी पड़ जाती है। उसके बाद में चलो अगला जब आएगा जब बताऊंगा। तो पढ़ते हैं ऑटोक्रेटिक। एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव ऑर्डर देता है, ए ऑर्डर देगा, एंड एक्सपेक्ट हिज सुबॉर्डिनेट टू ओबे दोज ऑर्डर, और ये उम्मीद करके चलेगा कि उसके सुबॉर्डिनेट उसके ऑर्डर का पालन करेंगे। देयर इज वन वे कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है, वन वे ही तो है विद द सुबॉर्डिनेट। उसके बाद ही डज नॉट गिव सुबॉर्डिनेट एनी फ्रीडम, आपको कोई फ्रीडम नहीं दी जाएगी कि आप अपने डिसीजन खुद ले लो ना, जैसे बता दिया वैसे करो, स्टैम्प सख्ती से काम लिया जा रहा है। उसके बाद
ही डिटरमाइन द पॉलिसी ऑफ द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग देम। बेटा ये सब केस स्टडी की लाइन है। वो पॉलिसी बना देगा, ए पॉलिसी बना देगा, आपसे कंसल्ट नहीं करेगा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने पिक्चरों में देखा होगा जब कहीं रेड पड़नी होती है, किसी मान लो किसी पॉलिटिशियन के घर रेड पड़नी है, तो जो उस रेड को लीड कर रहा होता है वो मान लो 20 बंदे अपने साथ लेके गया है, उन 20 के 20 को पता नहीं होता है कि हम कहां जा रहे हैं। पता लगा उनमें से कोई मिला हुआ हो, उसको फोन करते दिक्कत हो जाएगी। वो बिना कंसल्ट करे आपसे, ना आपसे पूछेगा सुबह रेड करें शाम को करें, आपको तो बस समय बता दिया जाएगा, सुबह 4 बजे मेरे यहां पहुंच जाना, फला जगह मिलेंगे सब। आपसे कंसल्ट नहीं करा जाता। उसके बाद ही डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान। बताया ना, कोई प्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, सीधा कहा जाएगा मिलो 4 बजे। बट सिंपली टेल द ग्रुप व्हाट इमीडिएट स्टेप। सिर्फ अगला स्टेप बताया जाएगा, 4 बजे मिलना। जब मिल गए तो अब अगला स्टेप बताया जाएगा, 5 इस गाड़ी में बैठो, 5 इस गाड़ी में बैठो, 5 इस गाड़ी में बैठो। बस अगला अगला स्टेप बताएंगे, लास्ट तक की सारी कहानी नहीं बताने वाले तेरे को हम, कोई फ्यूचर प्लान नहीं बताएंगे। ठीक है बेटा। दिस लीडर इज डॉगमेटिक, दैट इज डज नॉट विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। यानी कि जैसे आपने आदेश दे दिया एम्प्लॉय को वैसे ही करना पड़ेगा, वो उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोला जाता है, इसका एक नाम होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है? दिस लीडरशिप इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मैनी सिचुएशन। अगर कोई हार्ड सिचुएशन चल रही है तो ऐसी ही लीडरशिप काम आती है बेटा। क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत जल्दी डिसीजन ले लिए जाते हैं क्योंकि आपसे सलाह मशवरा नहीं करा जा रहा, जैसा कह दिया वैसा आपको करना है। क्विक डिसीजन होते हैं इसके अंदर, मैं डिसीजन फास्ट लूंगा। इसके बाद आता है बेटा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? अब आप इसको देखो, आपको साफ दिख रहा होगा, एरो दोनों तरफ जा रहे हैं। यानी इस बार एक कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉय से बात करेगा, बताओ भाई ऐसे करना चाह रहे हैं, कर ले। कोई भी प्लान पॉलिसी बनाएंगे तो उनको साथ में बिठाएंगे, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होगा, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। आइए पढ़े डेमोक्रेटिक। स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज वन इन विच द लीडर डेवलप एक्शन प्लान एंड मेक डिसीजन। मतलब हम प्लान बनाएंगे, लीडर जो है प्लान बनाएगा, डिसीजन भी लेगा, लेकिन इन कंसल्टेशन विद हिज सुबॉर्डिनेट, लेकिन अपने सुबॉर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करने के बाद। ठीक है बेटा। Such a leader recognize that people perform best if they set their own objective। कह रहा है कि इस टाइप के लीडरशिप में लीडर की ये सोच रहती है कि भैया वो अपने कोई कि उसके एम्प्लॉय बेस्ट जब ही दे पाएंगे जब उनके एम्प्लॉयज के साथ में मिलजुल के काम किया जाए। अ डेमोक्रेटिक लीडर फेवर डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप। इसमें डिसीजन एक बंदा नहीं लेता, इसमें डिसीजन पूरा ग्रुप लेता है। दिस इंप्रूव द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड्स देयर जॉब। यहाँ पे एम्प्लॉय को अपनी जॉब एक श्राप नहीं लगेगी, एक वरदान लगेगी कि वाह यार कंपनी तो मेरे से भी कुछ पूछ के काम करती है, मैं भी अपने मन की बता पा रहा हूं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन देयर बाय इंक्रीजिंग देयर मोरल, उनके अंदर मोटिवेशन आती है। यूजिंग दिस स्टाइल इज अ म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब होता है कंपनी का भी भला हो और जो है उसके एम्प्लॉयज का भी भला होता है इसके अंदर। ठीक है। दिस द लीडर रेस्पेक्ट द अदर ओपिनियन, दूसरों के ओपिनियन की रेस्पेक्ट करता है वो। इट इज कॉल्ड ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। उस वाली को बोला गया था बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, इसको बोला गया है ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। उसके बाद आता है बेटा फ्री रेन। आप इसमें देखो, आप इसको देखो जरा, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? ए अपना आराम से रिलैक्स कर रहा है, वो नहीं जा रहा, वो उन्होंने पूरा काम सौंप रखा, अपने हिसाब से प्लान बनाओ। हमने तो तुम्हें एक काम बता दिया कि इस काम को करना, अब कैसे करना है वो प्लान तुम बनाओ।
ऑब्वियस सी बात है इस टाइप की लीडरशिप वहीं अपनाई जाती है जब हमारे एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। मैं इसमें एग्जांपल आपको रामायण का देता हूं। सीता जी खो गई, मतलब रावण ले गया था सीता माता को। राम जी ने सिर्फ इतना बताया कि भैया सीता जी को ढूंढो, बस अपना साइड में बैठ गए राम जी। बाकी तो फिर सब प्लान वगैरह सब वो एम्प्लॉय पे छोड़ दिए, हनुमान जी पे छोड़ दिया। हनुमान जी अपने आप ही टीम बना रहे हैं, हनुमान जी अपने आप ही देख रहे कैसा कैसा नहीं। अब मुझे बताओ राम जी ने इतनी बड़ी चीज दूसरों पे कैसे छोड़ दी? क्योंकि राम जी को भरोसा था हनुमान जी के ऊपर, उनकी शक्तियों के ऊपर। अब राम जी कब कूदेंगे पता है? वैसे तो कूदने की जरूरत पड़ी नहीं, पर राम जी को कब कूदना पड़ता? अगर हनुमान जी खुद ही फंस जाते तो। हनुमान जी को खुद ही लोग पकड़ लेते वहां रावण के यहां पे और हनुमान जी छूट नहीं पाते, तब राम जी कूदते। दिस इज कॉल्ड फ्री रेन। लेसेस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज वन इन विच अ लीडर गिव्स अ हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम टू हिज फॉलोअर। बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाएगी, हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम टू हिज फॉलोअर टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव खुद बनाओ, उनको अचीव करने के वे अपने आप ढूंढो, रास्ते अपने आप बनाओ। द लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर। वो अपनी पावर यूज नहीं करता अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। जब तक वाक्य में जरूरत ना पड़ जाए। जैसे मैंने आपको बताया हनुमान जी खुद ही फंस जाते तब वो राम जी अपना पावर यूज करते। द ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इशू देमसेल्फ। जो ग्रुप के लोग हैं यानी जो एम्प्लॉय हैं वो अपने खुद के प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करते हैं आपस में। द लीडर इज देयर ओनली टू सपोर्ट देम। यानी लीडर बस उन्हें सपोर्ट करता है एंड सप्लाई देम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। और उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए बस वो सप्लाई कर देता है। मान लो किसी बाहर वाले किसी सप्लायर से डील करनी है ना, एम्प्लॉय तो नहीं जानते उनको, मालिक तो जानता है ना। मालिक जो है एम्प्लॉय का और सप्लायर का आपस में बातचीत करवा देंगे। तो जो भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए मालिक आपको प्रोवाइड कर देगा। रिसोर्सेज को यूज करने की फुल पावर आपके पास है। तो लाइन दोबारा पढ़ लो। द लीडर इज देयर ओनली टू सपोर्ट देम एंड सप्लाई देम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड टास्क। इट इज कॉल्ड subordinate centered लीडरशिप। इसका नाम होता है subordinate centered लीडरशिप, क्योंकि इसमें सिर्फ subordinate का मेन रोल होता है। समझ गए बात को जी? अब हम चलते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग पे, उसको करते हैं। कम्युनिकेशन वाला पॉइंट हम अगली क्लास में कवर करेंगे बेटा, ठीक है? आओ, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या क्या फीचर होते हैं? तो सबसे पहला फीचर डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग जो होती है वो एक्शन को शुरुआत करती है। स्टाफिंग में तो हमने स्टाफ रखा था, अब स्टाफ से काम करवाने का काम यहां हो रहा है। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। उसमें एक्शन लेना, भाई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, वो एक्शन लेना डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में शुरू होता है। इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल पे होता है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, एक्शन हर जगह लिया जाता है। इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बिल्कुल डायरेक्शन कौन देता है? मालिक देता है ना एम्प्लॉय को डायरेक्शन, या एम्प्लॉय मालिक को डायरेक्शन देते हैं? नहीं, मालिक एम्प्लॉय को देते हैं। यानी टॉप टू बॉटम होता है, ये टॉप टू बॉटम होता है। उसके बाद इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूस है। एक बार आपने गोल अचीव कर लिया फिर नया गोल बनेगा, फिर मतलब डायरेक्शन तो आपको, आप समझो ना, आपके माता पिता सिर्फ आपको क्या 12वीं तक साथ देंगे ना, वो आपके साथ जिंदगी भर लगे रहेंगे आपको डायरेक्शन देने में, आपको डायरेक्टिंग करने में। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस पूछ ले, बेनिफिट पूछ ले, एक ही बात है बेटा। सिग्निफिकेंस पूछ ले, नीड पूछ ले, सब एक ही चीज है। आओ जरा पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो वही है, इनिशिएट एक्शन। एक्शन लेने में मदद करता है ये, ठीक है? दूसरा, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। बेटा इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना।
एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इकट्ठा करता है। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, 200 एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं और इंसान है, वो इंसानों के साथ टैकल करना आसान नहीं होता। उन सबके एफर्ट्स को एक अच्छा लीडर एक डायरेक्शन में लाता है ताकि कंपनी का क्या अचीव हो सके, गोल अचीव हो सके। तो इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट, की हर व्यक्ति का एफर्ट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, वो कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। समझ गए बात को? ओके। उसके बाद डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। यहां पे डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज को ये भी गाइडेंस देती है। क्या गाइडेंस देती है एम्प्लॉय को? कि आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है, जितनी क्षमता है, उसको बाहर निकालो। वो कैसे? आपको याद होगा, अभी हमने मोटिवेशन का पढ़ा था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे थे। हमें लग रहा है उसके अंदर वो पोटेंशियल है, हमें पता है उसके अंदर वो क्षमता है, तो आप उसे अवसर दो ताकि उसकी क्षमता वो बाहर आ सके और उससे वो कुछ काम ले सके। अगला, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर एम्प्लॉय आपके बस में है, एम्प्लॉय आपको सुनते हैं, एम्प्लॉय को आप अच्छे से लीड कर रहे हो, तो कल को जब कभी आपको कंपनी में कुछ बदलाव लाना होगा तो वो उस बदलाव को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। क्योंकि जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कोई भी बदलाव, एक ह्यूमन बीइंग हमेशा उसको रोकता है कि ना ना मत करो यार, सही है यार, जैसा चल रहा है वैसे सही है। लेकिन अगर वो बदलाव कंपनी के लिए बहुत अच्छा है तो आपके एम्प्लॉय उस बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपने उनको अच्छे से लीड करा होगा, अच्छे से मोटिवेट करा होगा। तो इसके अंदर वही है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट introduction of needed changes in the organization by reducing resistance and change and developing cooperation। उनके बीच cooperation डेवलप करा है हमने, उनके साथ सांठगांठ बनाई है, उनको हमने बहुत अच्छे से लीड करा है। लोग जैसा जैसा हम कहेंगे, लोग वैसा करने को तैयार हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने उनको लीड एंड मोटिवेट करा है। उसके बाद डायरेक्टिंग ब्रिंग स्टेबिलिटी। कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी डायरेक्टिंग से ही आती है। सर जी क्यों? समझो, स्टेबिलिटी कब आएगी कंपनी में? जब उसके एम्प्लॉय बढ़िया काम करेंगे। एम्प्लॉय से बढ़िया काम कैसे करवाओगे? इस डायरेक्टिंग के थ्रू। तो जब आपके एम्प्लॉय बढ़िया हो जाएंगे तो कंपनी तो ऑटोमेटिक स्टेबल हो ही जाएगी। तो डायरेक्टिंग ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट फोस्टर कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द पीपल। लोगों के बीच, उनके मन के अंदर हम कमिटमेंट ला रहे हैं कि नहीं, हमें ये करना है भैया, कंपनी ने हमारे लिए इतना कुछ करा है तो हम भी करेंगे। तो उससे कंपनी ग्रो करती है, स्टेबल होती है। अब देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा बीएसटी के अंदर कि इतना कुछ हम याद कैसे करेंगे। बेटा, याद करने से पहले मेरे बच्चों इनको समझ लो। जब मैं आपको केस स्टडी कराऊंगा ना बेटा, वो होगा मेन गेम आपका। उसमें आप देखोगे कि बीएसटी इतनी भी टफ नहीं थी, इतनी भी मतलब चोचलेबाजी नहीं है। जितना दिखता है इतना रटना नहीं होता हमारे को। कुछ स्पेशल, कुछ लिमिटेड चीजें जो हमारे दिमाग में आती हैं। तो प्लीज इन चैप्टर के खत्म होते ही हम केस स्टडीज वगैरह, पीवाईक्यू वगैरह स्टार्ट कर देंगे। ये समझ लीजिए, आपकी बिजनेस स्टडीज का जिम्मा भी मैंने उठा लिया है अच्छे से, चिंता करने का कोई विषय नहीं है। तो ये डायरेक्टिंग का बेटा पहला लेक्चर है, आप इसे करो अच्छे से, इसे समझो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। डायरेक्टिंग एक बड़ा चैप्टर था। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।